दिन तो जैसे पर लगाकर उड़ रहे थे। आज उसकी मेहंदी थी जिसका सारा इंतज़ाम घर के बड़े से लॉन में ही किया गया था। हयात विला में खूब रौनक लगी हुई थी। हुस्न की बहार उतरी हुई थी तो खुशनुमा कहकहों से एक मुद्दत के बाद उस घर के दरो दीवार आशना हुए थे। पूरा खानदान इकट्ठा था एक ही छत तले। लंदन से उनके बड़े ताया गफूर हयात बमा फैमिली के अन मौजूद थे, तो कराची में मुकीम उनकी इकलौती फुप्पो भी अपने बच्चों के साथ पहुंच चुकी थी। लॉन के सारे अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी शाजर और वजदान को सौंपी गई थी, जिसे उन दोनों ने बखूबी निभाया भी था। बरकी कुमकुम और ताज़ा गेंदे और मोतिये के फूलों की सजावट ने माहौल को दिलकश और मुअत्तर बना दिया था। शाजर काम में बुरी तरह फंसा हुआ था। मंसूर हयात ने अपनी आधी से ज़्यादा जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी, जिसे वो बोझल हुई कैफियत के बावजूद एहसन तरीके से निभा रहा था। वक्त ने उसे अपना ज़ख्म दिल छुपाना और उस पर मुस्कुराना भी सिखा दिया था, और अब तो कभी कभी उसे खुद से भी हैरत होती थी कि किस दर्जा कमाल से उसके तासुरात और साकिनात उसकी दिली कैफियत और एहसासात की नफ़ी कर रहे होते थे। वो फरेबगर बन चुका था, दूसरों के साथ साथ शायद खुद को भी धोखा देना सीख गया था। अभी भी वो बाजार से वापस आया था, हानिया के लिए फ्रेश फूलों के गजरे और दीगर फूलों के जेवरात लाना वजदान के सपुर्द, मगर ऐन वक्त पर वो उसे बोलकर खुद तैयार होने चला गया। गाड़ी से उतरा तो पोर्च में ही गफूर हयात किसी से कॉल पर मसरूफ़ गुफ्तगू नजर आए। उनके बीवी बच्चे पहले आ गए थे, जबकि वो आज कुछ कारोबारी मसरूफियात के बाइस ताखीर से पहुंचे थे। उन्हें देखकर वो भी वहीं कुछ फासले पर रुक गया था। गफूर हयात ने एक सरसरी सी निगाह उसकी जानिब की थी, फिर उसे यूं ही नज़रअंदाज किए फ़ोन पर मगन रहे। आंखों में ना कोई अपनायत जागी थी और ना ही चेहरे पर शफीक तासुर उभरा था। वो सर झुकाए खड़ा रहा था, यहाँ तक कि वो फ़ोन बंद कर चुके थे। अस्सलामुअलैकुम। उन्हें फुर्सत मिली तो वो शाइस्तगी से बोला, तो उन्होंने स्पार्ट सी नज़रें उस पर डाली। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? रूखी सी आवाज़ और बेतासुर सा लहजा जिसका वो आदी हो चला था। ना तो उससे हाथ मिलाया था और ना ही उसे गले लगाया था। शाहजर के दिल छन्नाके से टूटा, मगर बिना आवाज़ टूटे दिल की सदा सुनने को दिल से दिल का राब्ता होना भी ज़रूरी होता है, जो यहाँ मफकूद था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सफ़र बखैर गुजरा? मुअद्दब सा कहता वो तैमूर हयात की परछाई लगता था, मगर फिर भी हयात विला के मकीन उसके लिए दिल कुशादा नहीं कर पाए थे। ठीक हूँ, और सफ़र भी ठीक था। उस पर से नज़रें हटाए कहकर अब वो उसके पास से गुजरते हुए अंदर की जानिब बढ़ गए थे। जब अंदरूनी दरवाजे के फ्रेम में खड़े मंसूर हयात को देखकर लम्हा भर को रुके थे। उनकी आंखों में अफसोस और चेहरे पर उनके रवैये की बदौलत तकलीफ़ के आसार थे। वो सब जानकर भी सर झटकते अंदर बढ़ गए। मंसूर हयात ने उसकी पुश्त को देखा था। वो लाख कोशिशों के बावजूद उस ज़माने के सर्द गर्म से बचाने में कामयाब तो रहे थे उसे, मगर अपनों की बेहिसी और सर्द मोहरी की सुलगती आग में झुलसने से उसे बचा नहीं पाए थे, जिसका उन्हें ताउम्र कुल्क रहना था। वो उसे हुई तकलीफ़ से भी बखूबी वाकिफ़ थे, और वही कुर्ब वो उसके वजीह चेहरे पर देखने के रवादार नहीं थे। तभी खुद को नॉर्मल करते उसकी जानिब बढ़े थे। पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंका था, और जब पलटा था चेहरे पर से दुख और तकलीफ़ का शाइबा तक ना था। होंठों पर धीमी सी मुस्कान जलवागर थी। वो महज अपने खूबरू भतीजे को देख कर रह गए थे। वो शाहजर हयात ही क्या जो अपने गमों का इश्तहार लगाता फिरे, अपनी अजियतों में किसी और को शिराकतदार बनाए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारी माँ की दी हुई कुर्बानी की लाज भी नहीं रख पाया। शाहजर ना ही तुम्हारे बाप का मान रख सका जो जाते हुए तुम्हें मेरे सुपुर्द कर गया था। उनकी आवाज़ में रिक्कत तारी हुई थी। उसका मुस्कुराता चेहरा उन्हें दोहरी तकलीफ से दो चार कर गया था। उनकी बात पर उसके लब सुकड़े थे। सर नफ़ी में हिलाते वो तड़प कर उनके सीने से लगा था। ऐसे मत कहें चाचू, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप मेरा सबसे मजबूत सहारा हैं। यूँ कहकर मुझे शर्मिंदा तो मत करें प्लीज़। उनके कंधे पर मुंह रखे वो मोहब्बत भरे लहजे में बोल रहा था। मंसूर हयात की आंखों में नमी चमकी। वो खुद टूट फूट का शिकार था, मगर उनका गम गलत करने को उनकी ढारस बढ़ा रहा था। उन्होंने शफकत से उसकी पीठ थपकी। आज उसके माँ बाप होते तो ऐसी औलाद पर फख्र करते।
मुतलाशी नज़रों से उसने उसको ढूंढना चाहा था जो हानिया तक उसका सामान पहुंचा सकता, मगर लिविंग एरिया तो बिल्कुल सुनसान पड़ा था। सब बाहर लॉन में इकट्ठे हुए थे। तेज़ गानों की आवाज़ ने ऊधम मचा रखा था। सना, ये प्लीज़ हानिया को दे देंगी? समीना फुप्पो की छोटी बेटी आती दिखाई दी तो वो बोल उठा। वो बस लम्हा भर रुकी थी उसके पास। मेरे खुद के झुमके नहीं मिल रहे, आप खुद दे आई। वो शायद पहले ही बिगड़े मूड में नाक चढ़ा कर कहती आगे बढ़ गई। वो जोशबोश होता गहरा सांस भरकर रह गया। अब ऐसी भी कोई कयामत नहीं मची शाहज़र हयात, बस उसके रूम तक ही तो जाना है, उसे गजरे देने हैं और गलती से भी उसकी तरफ निगाह किए बिना वापस आ जाना है। सर हिलाता वो खुद को पट्टी पढ़ा रहा था। दिल अभी से उसे बेमानी पर उतार लाया था। धड़कनें मुंतशिर हुई चली जा रही थी और उनकी आवाज़ उसे खुद अपने कानों में आती महसूस हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर वो वहीं खड़ा इंतज़ार करने लगा था, मगर कोई बाहर नहीं आया। मजबूरन उसे ही अंदर जाना पड़ा था और यहीं वो गलती कर बैठा था। कुछ देर पहले खुद को दिया गया ज्ञान वो खुद ही फरामोश कर बैठा था। सामने बेड पर नज़र पड़ी तो फिर पलटना ही भूल गई। सब्ज घाघरे में टी पिंक ब्लाउज और सब्जी गोटे किनारी से सजा दुपट्टा सर पर लिए हल्का सा मेकअप किए वो आसमान से उतरी हूर ही तो लग रही थी। दोनों हाथों और पाँव पर मेहंदी के नक्शो निगार उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। गाँव तकिए से टेक लगाए वो आराम जैसी हालत में बैठी शायद मेहंदी सूखने का इंतजार ही कर रही थी। उसे देखकर सूरत से सीधी हुई। उसकी आमद उसके लिए भी गैर मुतवक्को थी। आंखों में हैरत उमड़ सी आई थी। जल्दी अपनी हैरत पर काबू पाते उसने उसकी तरफ एक बेरियासी मुस्कुराहट लिए देखा था। उसे यूं ही महव सा खुद को देखता पाकर वो नर्वस हुई थी। तभी नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगी थी। शाहज़र जैसे होश में आया था। जिद्दी बच्चे की तरह मचलते दिल को सरजनिश की थी। खुद की उस बेख्तियारी पर मलामत ने आन लिया था। पहले भी तो कितनी बार उससे सामना हुआ था, मगर भूले से भी कभी उसने अपना राज़े दिल उस पर आया नहीं होने दिया था। तो फिर आज कैसे, जब वो किसी और के नाम की मेहंदी अपने हाथों में सजाए बैठी थी, तो क्यों कर वो अपना भरम खोता। उस परिविश के सहर अंगेज सरापे से नज़रें चुराता वो अपना चेहरा बेतासुर बनाता सामने दीवार पर नज़रें जुमा गया। यह आपके गजरे देने आया था। हाथ आगे करता वो बड़ी मुश्किल से मुस्तहकम आवाज़ में कह पाया था। उसकी बात पर हानिया ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने मेहंदी लगे हाथों को। आप प्लीज़ इन्हें यहाँ रख दें, लिजाजत भरी आवाज़ में आहिस्तगी से कहती, आंखों से बेड की पाइंती की तरफ इशारा कर रही थी। एक सरसरी सी नज़र उस पर डालकर वो चलता हुआ आया था। शॉपर वहाँ रखकर वो सूरत से पलटा था। इस बार उस पर निगाह करने की गलती नहीं की थी। दरवाजे के पास जाकर वो रुका था, बिना पलटे बोला था, हानिया। और वो जो उसे जाता देखकर उसकी जानिब मुतवज्जो थी, बमुश्किल उसकी मध्यम आवाज़ सुन पाई थी। ज़िंदगी का ये नया सफ़र आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है आप हमेशा खुश और आबाद रहें। भारी हुई गंभीर आवाज़ में कहता वो बाहर निकलता चला गया और बंद हुए दरवाजे को देखती रह गई। वो उसे बाहर लॉन में लाकर ताज़ा फूलों से सजे झूले पर बिठाया गया था। सभी कजन्स उसके गिर्द झमघटा सा बनाए हुए थे। कुमकुम और हंसी मजाक का दौर चल रहा था और सबके दरमियान वो शर्माई सी चांद चेहरा लिए बैठी उसका दिल धड़का रही थी। दूर से उसे देखकर वो नजरें चुरा रहा, पर दिल था कि आज कोई भी दलील, कोई भी अखलाकी दर्स सुनने को तैयार ही ना था। सभी बड़ों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। ताहिरा हयात के लबों से मुस्कुराहट एक पल को जुदा न होती थी। वो अलग बात के बेटी की जुदाई का सोचकर आंखें भीग भीग जाती थीं। वहाँ पर हर फर्द मगन सा था। कहने को वो उसके अपने थे, मगर रिश्ते तो एहसास के होते हैं। जहाँ ऐसा साथ ही मर जाए, वहाँ रिश्ता जितना करीबी क्यों ना हो, ताल्लुक रेत की दीवार साबित होते हैं। दिलों का फासला तय हो पाना मुमकिन भी नहीं रहता है। वो पिछले 2 दिन से ज़्यादातर हयात विला में ही पाया गया था, मगर सिर्फ बाहर ही के काम देख रहा था। घर में बहुत कम देखा गया था। उसने वो गलती नहीं दोहराई थी जो उससे पहले दिन हुई थी। वो जूं ही हयात विला में दाखिल हुआ था, मंसूर हयात ने उसका अजली गर्म जोशी से इस्तकबाल किया था। उससे बगलगीर होते वो उसे लिए अंदर की जानिब बढ़े थे जब राहदारी में उन्हें एक कॉल आ गई। वो कॉल रिसीव करते बाहर की तरफ दोबारा मुड़ गए और वो वहीं शदोमद में पड़ा खड़ा रह गया। सामने लिविंग एरिया में समीना फुप्पो, ताहिरा और नबीला ताई बैठी नजर आ रही थी, जो कपड़े फैलाए मगन सी उसकी आमद से बेखबर थी। वो सोच ही रहा था कि वापस पलट जाए कि समीना फुप्पो की नज़र उस पर पड़ी थी। वो नाचार आगे बढ़ाया था, उन सबको मुश्तरका सलाम किया। समीना फिर किसी हद तक लगावट का इजहार करती थी। वजह उसकी तैमूर हयात से हद दर्जा मुशाबिहत थी।
मगर नबीला ताई का अंदाज जज्बात से बिल्कुल आरी होता था, जैसे वो कोई अजनबी हो। और ताहिरा हयात, उनकी तो उससे नफरत ही अपनी मिसाल आप थी। उनके तंज के नश्तर उसका सीना छलनी कर दिया करते थे। अब क्या यहीं खड़े रहोगे? हाल अहवाल जानने के बाद भी वो जब वहीं खड़ा रहा तो ताहिरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चाचू का वेट कर रहा था। खिफ़्फ़त के मारे उसकी रंगत में सुर्खी घुल गई। कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें देखकर मेरा खून खोलने लगता है। मगर तुम भी ढीठ मट्टी के बने हो, ज़रा जो शर्म आती हो। और आए भी क्यों? आखिर बेशरम माँ के जो बेटे हो। इस तहज़ाइया सी हंसी लबों पर लिए हुए वो जहर खंद अंदाज में उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियाँ उड़ा गई थी। दोनों खवातीन बिल्कुल खामोश उनका चेहरा तक रही थी और शाहजर उसका ज़ब्त के मारे बुरा हाल हो रहा था। आप मुझे जो मर्जी कह लें चची, मगर मेरी अम्मी के बारे में एक लफ्ज़ मत कहिएगा। आंखें अब भी एहतराम से झुकी हुई थीं, मगर आवाज़ मध्यम होने के बावजूद तपिश लिए हुए थी। ताहिरा हयात ने गहरी निगाहों से उसके तने हुए चेहरे को देखा था, फिर तंजियाँ हंस दी। अच्छा, तो बेशरम को बेशरम ना कहूँ तो क्या कहूँ? किस किस का मुंह बंद करोगे? एक ज़माना उसे बेशरम बेहया कहता था। वो उन तारीक गलियों की मकीन थी जहाँ इज्जतदार इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता। वो अब भी उसे अपने लफ्ज़ों की मार मारने से बाज नहीं आई थी। बड़ी रऊनत से उसे बता रही थी। उनके अंदाज में तकब्बुर बोल रहा था जो अल्लाह को सख्त नापसंद था, मगर इंसान अक्सर भूल जाता है। नबीला ताई के लबों पर भी तमस्कराना सा हल्का तबस्सुम था। वो खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोकता हुआ वहाँ से निकल आया और फिर दानिस्ता उसने खुद को उनकी नज़रों से ओझल कर लिया। अब भी वो सबसे अलग, सबसे बहुत दूर खड़ा उनकी खुशी से दमकते चेहरे देख रहा था। किसी को उसकी कमी महसूस नहीं हुई थी सिवाय मंसूर हयात के। वो आए थे उसके पास और उसे साथ चलने का कहा था, मगर वो सरदर्द का बहाना बनाकर माजरत करता, उनसे इजाज़त तलब कर रहा था। वो चाहते तो नहीं थे, मगर उसका सुता हुआ चेहरा और सुर्ख हुई आंखें देखकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। उनसे मिलता हुआ वो दानिस्ता स्टेज की जानिब देखने से गुरेज करता वहाँ से निकल आया था। घर वापस आकर उसने कपड़े बदलने का तरद्दुद भी नहीं किया था, वैसे ही बिस्तर पर आड़ा तिरछा सा लेट गया था। वजूद पर अजब मुज़दगी सी छाई हुई थी। नींद उन आंखों से रूठी हुई थी जैसे, मगर फिर भी वो आंखें बंद किए पड़ा रहा। मैरिज हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। कुछ मेहमान अभी भी आ रहे थे। बारात आने में कुछ वक्त बाकी था। जोहरा आपा की कॉल आई थी। मंसूर हयात, वजदान और शाजर एंट्रेंस पर खड़े थे जब एक लड़की उनकी तरफ आती दिखाई दी। सादा सी जीन्स और टॉप में मलबूस देखकर लगता नहीं था कि वो शादी अटेंड करने आई हो। साथ 3-4 साला बच्चा था उसके साथ और एक लड़की भी थी, वो भी सादा से हुलिये में थी। दूसरी लड़की के इशारा करने पर वो मंसूर हयात की जानिब आई थी। अस्सलामुअलैकुम अंकल, आप ब्राइड के फादर हैं? इस गैर मुतवक्को सवाल पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे थे। शाजर भी माथे पर उलझन की लकीरें लिए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ।